ये स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम सॉल्व करने का ये तीसरा मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसमें क्या पहला वाला वीडियो है जिसमें कि स्प्रिंग को कंप्रेस या रिलैक्स करके छोड़ देते हैं और दोनों मासेस की हम लोग वेलोसिटीज़ निकालते हैं। दूसरा वाला था कि दोनों को कुछ कुछ इम्पल्सिव वेलोसिटीज़ दे देते हैं v1 v2 एंड मैक्सिमम एक्सटेंशन हम लोग निकालते हैं। वो आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अभी हम थर्ड टाइप की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्या है कि 2 फोर्सेस लग रहे हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में। एक पर F2 मान लिया, एक पे मैंने F1 मान लिया। मोस्ट जनरल केस सोल्यूशन कर रहे हैं। उसका बाद आप F2 F1 की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, या फिर हो सकता है कि केवल एक ही लग रहा हो प्रॉब्लम, ऐसा भी आ सकता है। तो इस केस में हम लोग निकालेंगे कि मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा स्प्रिंग में। मैक्सिमम एलोंगेशन या एक्सटेंशन के समय ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों की जो वो इंस्टेंट होगा, उस इंस्टेंट पे दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटीज़ या हम कह सकते हैं दोनों एंड्स की वेलोसिटीज़ स्प्रिंग की क्या होंगी, सेम होंगी। अदरवाइज वो मैक्सिमम होगा ही नहीं, चाहे मैक्सिमम ये हो कंप्रेशन हो या मैक्सिमम एलोंगेशन हो, दोनों के केस में यही होगा। और आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जब फोर्सेस लग रहा हो दोनों पर या एक पे लग रहा हो या वेलोसिटी दी हुई हो इस ब्लॉक की या इस ब्लॉक की इनिशियली, तो हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में करेंगे। हालांकि ग्राउंड फ्रेम में हो जाती है, बट वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, इसलिए आप उसको अवॉइड करें। केवल आपको सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही 2 तरीके की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। दिस अगर मान लो इसको V1 दे दिया या V2 दे दिया, इसको V1 वेलोसिटी दे दिया, डायरेक्शन कैन बी इंटरचेंज। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इस केस में क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास का हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। मैंने एक एजम्पशन ले लिया कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1, तो एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट विल कम्स आउट टू बी F2 माइनस F1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इस एक्सीलरेशन से सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा। अब हम इस प्रॉब्लम को सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही सॉल्व करेंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम का ये एक्सीलरेशन है। सेंटर मास फ्रेम में देखते हैं क्या क्या फोर्स लगेंगे। सेंटर मास फ्रेम कैसा हो गया, एक्सटर्नल फोर्स। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स हम देखेंगे सेंटर ऑफ मास में। M1 ब्लॉक पर F1 इधर लग रहा है, और चूंकि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन मैंने इस डायरेक्शन ली है, तो इस पर स्यूडो फोर्स भी किधर लगेगा, इसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। दैट विल बी M1 इंटू A1। ये स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट है। स्यूडो फोर्स में क्या रहता है कि जिस फ्रेम में देख रहे हैं उस फ्रेम का एक्सीलरेशन होता है और मास उस ब्लॉक का होता है जिस पर लगा रहे होते हैं, बट डायरेक्शन उसकी एक्सीलरेशन की अपोजिट होती है, क्योंकि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर मास इधर है। ये एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एंड नाउ ऑन दिस ब्लॉक ये M2 ब्लॉक है, इस पर F2 इधर लग रहा है एक्सटर्नल। अगेन एक्सीलरेशन सेंटर मास इधर है, तो इसके अपोजिट ही लगेगा स्यूडो फोर्स M2 इंटू A, इसको CM लिख दीजिए, ठीक है। ये इस फ्रेम में फोर्सेस की पोजीशन रहेगी। अब मैंने मान लिया कि इसी फ्रेम में ये वाला इन फोर्सेस के चलते ये x1 आगे इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो गया, और मैंने माना कि ये इन्हीं सब फोर्सेस के चलते अपनी इनिशियल पोजीशन से x2 इधर डिस्प्लेस हो गया। तो मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ कि आफ्टर डिस्प्लेसमेंट दिस x1 और x2, मैं मान रहा हूँ कि मैक्सिमम इलोंगेशन वाली पोजीशन इसके पास आ गई। ओके, तो अब जो वर्क डन किया है एक्सटर्नल फोर्सेस ने, F1 और ये स्यूडो फोर्स F2 एंड स्यूडो फोर्स, वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करेगा। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं है इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करने के लिए। ओके, तो वर्क डन बाय दिस, वर्क डन ऑन M1 क्या होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में, F1 प्लस M1 A CM, और ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्क हो जाएगा। वर्क डन ऑन M2, ओके, ये इधर की तरफ जा रहा है और
F2 इस केस में माइनस M2 ACM, स्यूडो फोर्स इसका नेगेटिव रहेगा, और ये x1, ये जो वर्क किया एक्सटर्नल फोर्स ने, यही इसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कंजर्व हो जाएगा। वर्क डन ऑन M1 प्लस वर्क डन ऑन M2 बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, यू कैन से। ये स्प्रिंग फ्रेम में जो स्प्रिंग के सेंटर मास फ्रेम में जो इसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट विल बी हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, इसमें वो कंजर्व हो जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। देन दिस इज F1 प्लस M1 ACM कहता है F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ओके, देन WM2 F2 माइनस M2 F2 माइनस F1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इज इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये F1 इंटू M1 मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस है ये F1 इंटू M1 माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा। इधर M1 F2 आएगा, इधर आ जाएगा F1 M2, ये सर्वाइव करेगा। F1 M2 और प्लस M1 F2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 प्लस अगेन इसमें देखिए आप M2 F2 आई थिंक कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ M1 F2 और ये माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा, प्लस M2 F1, ये M2 F2 और M2 F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, M1 प्लस M2। तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ के, इसमें x1 तो लगेगा भाई, ये वर्क डन है ना, दिस इज x1 इंटू दिस इज x2। x2 फोर्स हो गया, तो ये देखेंगे आप एक जैसा ही आ जाएगा, F1 M2 प्लस F2 M1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अब ब्रैकेट में x1 प्लस x2 आ जाएगा, देखा, हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, मैक्सिमम एलोंगेशन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 विल कम आउट टू बी 2 F1 M2 F2 M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, एंड आई थिंक ये के एक और नीचे आ जाएगा। ये इसमें मैक्सिमम एलोंगेशन हो जाएगा, एक इंस्टेंटेनियस एलोंगेशन होगा, ये नहीं ऐसी कंडीशन रहेगी, बट एट द इंस्टेंट जब मैक्सिमम एलोंगेशन होगा तो वो हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो ये टर्म आती है ना दो, ये सेम टर्म्स ही आ जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब आप इसमें कहीं पर गलती कर रहे हैं। तो ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करने के लिए हमारे लिए इस तरह की प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में ही सॉल्व करना है। ग्राउंड फ्रेम में करेंगे तो हम लोग इसमें फंस जाएंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ओके, ये तो मैंने मोस्ट जनरल करा दिया। अभी ये भी हो सकता था कि एक ब्लॉक दिया है और केवल मैंने एक पे ही फोर्स लगा दिया, ये M1 है, ये M2 है, इसी पे फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो इसमें क्या निकाल लेंगे हम, अगेन एक्सप्रेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी F डिवाइड बाई M1 प्लस M2। अगेन सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में इसमें तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, एक्सटर्नल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स नहीं ले लेना, ये गलती कर देते हैं लोग, स्प्रिंग फोर्स ले लिया कि वो भी लग रहा है एक्सटर्नल, नेट दैट इज द इंटरनल फोर्स। और इंटरनल फोर्स के कारण थोड़ी होता है अपना पोटेंशियल एनर्जी जो एक्सटर्नल फोर्स काम करते हैं उसके कारण उसमें स्टोर होता है। तो दिस इज M1, और इस पर स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का एक्सटेंशन किधर होगा, इधर होगा, तो M1 ACM। और मैंने मान लिया कि इस स्यूडो फोर्स के चलते ये इधर कितना डिस्प्लेस हो गया, x1, किधर भी मार सकते डायरेक्शन, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वाला इस पे लग रहा है F, और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, इधर ही लगेगा, M2 इंटू ACM, और ये कितना डिस्प्लेस हो गया, x2। सो वर्क डन बाई दीज फोर्सेस, तो ये हो जाएगा M1 ACM इंटू x1 प्लस
ये इधर की तरफ डिस्प्लेस हुआ, तो F माइनस M2 ACM इंटू X2 विल बी इक्वल टू हाफ के X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर M1 अपॉन F M1 प्लस M2 इंटू X1, ये आ जाएगा F M2 F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू, तो ये M2F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये M1F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू X1। अब आप देखेंगे इसमें भी देखो M2F कैंसिल हो जाएगा, तो M1F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 और इंटू X2। देखो दोनों टर्म्स एक जैसी आ गई, यही इसकी पहचान है अगर ये सही क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर ये सेम नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमने कहीं पर मिस्टेक कर दी है। अब M1F डिवाइड बाई M1 प्लस M2 ये कॉमन ले लिया, देन ये आ जाएगा X1 प्लस X2 और ये रहेगा हाफ के X1 प्लस X2 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा X1 प्लस X2 इज इक्वल टू M1F 2 टाइम्स डिवाइड बाई के M1 प्लस, ये हो गया इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, इसी में एक तरह की और प्रॉब्लम आती है कि सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हो जाएगा टी टाइम में, तो हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टी टाइम कितना आ जाएगा। ACM आपके पास पता है, सपोज सेकंड प्रॉब्लम क्या कर रहा हूँ, दैट इज F अपॉन M1 प्लस M2, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई 0 से स्टार्ट हो रहा है, हाफ A F अपॉन M1 प्लस M2 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये टी टाइम में सेंटर मास की डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब टी टाइम में हम पूछ रहे हैं कि उसमें एक्सटेंशन कितना है, ये तो हमने मैक्सिमम पूछा था एट टाइम टी फाइंड एक्सटेंशन या कहना चाहिए इलोंगेशन, जो भी आपको अच्छा लगता है, इलोंगेशन इन स्प्रिंग। ये टी टाइम पर हो गया, ये मैक्सिमम मिनिमम मुझे नहीं पता क्या होगा। तो टी टाइम में सेंटर मास इतना ट्रैवल किया, अब मैंने मान लिया था ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, सेंटर मास इसका कहीं यहाँ पर होगा। अब मैंने फाइनली मान लिया कि भाई ये टी टाइम में ये इधर चला गया और ये इतना आगे चला गया। कहीं भी डायरेक्शन मान सकते हैं आप, इधर मान लो जो आपको माना। मैंने मान लिया ये टी टाइम बाद यहाँ से इधर चला गया X1 और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से X2 आगे चला गया। तो टी टाइम में सेंटर मास भी डिस्प्लेस हो जाएगा। सेंटर मास पहले यहाँ था, इसी फ्रेम में हम लोग सेंटर मास को बाद में निकाल लेंगे। ओके, तो टी टाइम में सेंटर मास कितना डिस्प्लेस हुआ उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियली ये मास हो गया कितना, ये है फर्स्ट वन इज M1 एंड सेकेंड वन इज दिस इज M1, दिस इज M2। मैंने मान लिया ओरिजिनल लेंथ L थी। ठीक है, तो एक्स सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट M2 इंटू L डिवाइड बाई M1 प्लस M2, क्योंकि M1 तो इसी कोऑर्डिनेट माना तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। XCM फाइनल कितना हो जाएगा, M1 ये माइनस X1 पे आ गया प्लस M2 ये किस पे आ गया, ये हो गया आपका L प्लस X2 डिवाइड बाई
m1 प्लस m2, ये इसका सेंटर मास फाइनल आ गया। ओके, तो सेंटर मास फाइनल ये वाला आ गया, और हमारे पास सेंटर मास फाइनल की इक्वेशन क्या आ गई थी टी टाइम में, ये आ गया था कि हाफ एफ अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी स्क्वायर। ओके, तो इनिशियल सेंटर ऑफ मास और फाइनल सेंटर ऑफ मास का डिफरेंस जो होगा XCM फाइनल माइनस XCM इनिशियल, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू, क्योंकि सेंटर मास कितना चला है एक्चुअल में, हाफ एफ अपॉन m1 प्लस m2 इंटू टी स्क्वायर। क्लियर है? और लेट अस सॉल्व XCM फाइनल। सब में तो m1 प्लस m2 तो कॉमन ही आ जाएगा, तो हम दोनों में m1 प्लस m2 कॉमन ले लेते हैं। XCM फाइनल, ओके, तो दिस विल बी माइनस m1 x1 प्लस m2 l प्लस m2 x2 और माइनस XCM इनिशियल, तो ये माइनस m2 l। ये हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाफ एफ टी स्क्वायर हाफ एफ अपॉन सॉरी दी हाफ एफ m1 प्लस ये हो गया इंटू टी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, माइनस m1 माइनस m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू हाफ एफ टी स्क्वायर डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यही मेरा सेंटर मास में चेंज हुआ था। तो इस तरह से हम लोग सेंटर मास कितना डिस्प्लेस हुआ है वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एट एनी इंस्टेंट हम लोग कैलकुलेट करना चाहें। तो इस इंस्टेंट पे इसमें एक्सटेंशन कितना होगा, x1 प्लस x2, बट हमारे पास अभी तक क्या आया है कि ये एक इक्वेशन मिल गई x1 और x2 में, हमारे लिए अभी दूसरी इक्वेशन की और रिक्वायरमेंट रहेगी। इस केस में ये एक इक्वेशन आ गई x1 और x2 में, सिंपली नॉर्मली m1 m2 बराबर दे देते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें x1 x2 में एक इक्वेशन आ गई। इसमें एक और चीज़ दिया होता है कि उसने दे देता है कि एक्सटेंशन इज x नॉट एट टाइम t। तो जो क्वेश्चन रहता है नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस में, जो जिसमें एट टाइम t फाइंड द एक्सटेंशन, इसको फाइंड द एक्सटेंशन लेंथ, फाइंड द एक्सटेंशन लेंथ की जगह इसमें आपको देखना है इन स्प्रिंग अगर मान लो x नॉट दे देता है, देन फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई x1 एंड x2, ये वाली चीज़ें इसमें से पूछता है। x नॉट उसने दे दिया, तो मैंने कहाँ माना, दोनों तरफ अपोजिट माना है, एक x1 इधर और एक x2 उधर माना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से एक्सटेंशन इसमें कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x नॉट। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई और ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सिंपल जो क्वेश्चन में रहेगा, एक ऐसे में इसका एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो, उसमें m1 और m2 सेम दिया जाता है, तो इसलिए जल्दी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार समराइज़ कर लेता हूँ। सबसे पहले दो ब्लॉक्स हैं, स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं, डिफरेंट मासेस के हैं और दोनों पे डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आप उस हिसाब से आप उसको चेंज कर लेंगे। एक एजम्पशन मान लें कि F2 इज ग्रेटर देन F1, तो एक्सटेंशन ऑफ सेंटर मास हमारा इधर आ जाएगा और हमारे लिए सेंटर मास फ्रेम में ही सॉल्व करना है। सेंटर मास फ्रेम में ही हमारे लिए एक्सटर्नल फोर्स निकालना है ऑन बोथ ब्लॉक्स। ओके, इस पर F1 इधर लग रहा है एक्सटर्नल और सूडो फोर्स इधर लग रहा है। डोंट कंसिडर KX, ओके, ये गड़बड़ मत करना क्योंकि ये इंटरनल फोर्स है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स
M1 पर और M2 दोनों पर निकालेंगे, दोनों को हम लोग एड अप कर देंगे, सम अप कर देंगे, दैट विल इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 स्क्वायर। इससे हम लोग पूरा टोटल एक्सटेंशन हम उसमें निकाल सकते हैं। सेकेंड है कि एक ही पे फोर्स लगा दिया, अब तो और ज़्यादा ईजी हो गया। अगेन वही एक्सटेंशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो इस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स वैसे लग नहीं रहा, बट सूडो फोर्स इज एक्सटर्नल फोर्स, और इस फोर्स के चलते ये इधर x1 डिस्प्लेस हो गया, और इस पर F इधर लग रहा है, M2 ACM इधर लग रहा होगा सूडो फोर्स, और ये x2 अंडर दिस फोर्सेज इधर डिस्प्लेस हो गया। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स दिस प्लस दिस विल इक्वल टू हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। अगेन उसी तरीके से हम सॉल्व करके हम लोग टोटल इसमें एक्सटेंशन निकल के आ जाएगा। अब क्या होता है कि ये जो है एक तरह की और प्रॉब्लम हम लोगों से सॉल्व करवाई जाती हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर मास इन टाइम t अगर निकालना है इसी केस में तो निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन सेंटर मास पता है, इनिशियल वेलोसिटी 0 s इक्वल टू e2 प्लस हाफ at स्क्वायर। अब दूसरा क्या पूछते हैं कि अगर इस टाइम t पर टोटल स्प्रिंग में लेंथ x0 दे दी, दैट मे बी मैक्सिमम और नॉट मैक्स, मतलब कोई इंटरमीडिएट स्टेट है, तो x0 दे दी, तो पूछ लेते हैं कि दोनों ब्लॉक्स M1 M2 इंडिविजुअली कितना डिस्प्लेस हुए होंगे। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, XCM इनिशियल और XCM फाइनल, मैंने मान लिया x1 इधर आ गया, ये x2 इधर आ गया, दोनों कंडीशंस में हमने सेंटर मास निकाल लिया। पहले XCM इनिशियल यहाँ पर था, m इंटू एल डिवाइड बाई M1 प्लस L2, सिंपल सेंटर मास निकालने की कैलकुलेशन है। अब मैंने मान लिया ये x1 इधर आ गया, ये x2 उधर चला गया, देन अगेन XCM फाइनल मैंने निकाल लिया, ये आ जाएगा। अब XCM फाइनल माइनस XCM इनिशियल, यही तो डिस्टेंस टेबल है जो हमने हाफ एफ ईयर निकाली है, तो वहाँ से निकाल के हम लोग एक इक्वेशन ये बन गई। ओके, ये x1 x2 में एक इक्वेशन बन गई, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी कि भाई x0 क्या बोला, एट टाइम t एक्सटेंशन इज x0, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0। कभी कभार लोग इधर मान लेते हैं कि ये इधर चला गया, ये भी इधर x2 हो गया, ये x1 हो गया इधर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्या करना है इस केस में, इस केस में एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, तभी तो एक्सटेंशन आएगा। ये x2 ज़्यादा गया होगा, x1 कम गया हो, तो ये एक्सटेंशन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x0। मेरा कहने मतलब आप जैसा एज्यूम कर रहे हैं आप उसी हिसाब से उसको सॉल्व करते रहेंगे और आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो इस तरह की मैंने तीनों टाइप की प्रॉब्लम करवा दी हैं जो मोस्ट बैफलिंग होती हैं। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि स्प्रिंग ब्लॉक की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए। पहले दोनों में वेलोसिटीज दे रखी है, फिर फोर्स भी लगा दिया, फिर मैंने उसको कंप्रेस या रिलीज कंप्रेस करके या फिर एक्सटेंड करके छोड़ दिया सिस्टम के लिए, तब दोनों की वेलोसिटीज पूछी है। तो आप इस तीनों तरह की प्रॉब्लम को एक बार देख लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।